हेलो प्यारे बच्चों, सभी को मेरी तरफ से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो हमने पिछले लेक्चर में आपको कोई केटीके नहीं दिए थे, तो सिर्फ डीपीपी का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक दो जो अच्छे हैं वो हम आपके साथ डिस्कस कर देते हैं, जो आपको शायद जिसमें थोड़ी दिक्कत आई हो समझने में। एक सबसे ज्यादा दिक्कत आ सकती है क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3, हाँ सर, क्वेश्चन नंबर 3 में सर सही में दिक्कत आई है। यहां पर लिखा है साइन इनवर्स ऑफ एक्स, साइन इनवर्स ऑफ एक्स एफ एक्स बराबर क्या लिखा है भाई, साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ln x, ये लिखा हुआ है प्लस ln x, हाँ सर, माइनस ln x लिखा है सर। और यह है माइनस 1/√3 से प्लस 1/√3 के बीच में, माइनस ln x, और x बिलोंग करता है 1/√3 से √3 के बीच में, और हमें इसकी ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू बतानी है। सो वी वांट टू फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यूज, और कैपिटल एम और स्मॉल एम है। तो क्या किया जाए सर, ये तो काफी मुश्किल लग रहा है। तो यहां से नोट किया जाए कि x कैसा है, पॉजिटिव है, और अगर x पॉजिटिव है तो इसका मतलब यह हो गया कि x अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव है। और जब ये पॉजिटिव है तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। किस में चेंज कर लें सर, ये किस में चेंज कर लें सर? हमने तो एक यह भी सोचा था कि हम इसमें tan थीटा पुट कर दें, तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहो तो इसको चेंज भी कर सकते हो। कैसे? सपोज आई चेंज इट इनटू, ये ट्राइंगल बनाया सर, यह है परपेंडिकुलर, यह है हाइपोटेन्यूज, तो यह हो गया x, यह हो गया रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यह हो गया सर 1, हाँ सर, यह हो गया 1। तो यहां से साइन इनवर्स ऑफ x बाय रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर मैं इसको tan इनवर्स में चेंज कर लूं तो सबसे सिंप्लीफाई दिख रहा है सर, वो x अपॉन 1 आएगा सीधा सीधा, हाँ सर, tan इनवर्स में चेंज कर लिया। तो tan इनवर्स में चेंज करने का फायदा ये हो कि सीधा सीधा tan इनवर्स ऑफ x आ गया, बिल्कुल सर। और यह है ln ऑफ x, x बिलोंग्स टू 1/√3 से √3, हाँ सर, 1/√3 से √3। अब ये दोनों जो फंक्शंस हैं, अब ये जो दोनों फंक्शंस आपको पता है 1/√3 से √3 के बीच में tan इनवर्स की रेंज क्या आएगी, tan इनवर्स की रेंज क्या आएगी? तो tan इनवर्स की रेंज आएगी, tan इनवर्स की रेंज आएगी सर tan इनवर्स 1/√3 से लेकर tan इनवर्स √3, क्योंकि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है tan इनवर्स, तो सीधा सीधा जब x 1/√3 से √3 होगा तो tan इनवर्स की रेंज आएगी tan इनवर्स √3 से लेकर tan इनवर्स √3, यानी कि π/3 से लेकर π/6, π/3 से लेकर π/6। और ln x की जो रेंज होगी x बराबर √3 पर सर, वो आएगी 1/√3 से लेकर, ln ऑफ 1/√3 से लेकर, क्योंकि ये भी इंक्रीजिंग है, ln ऑफ 1/√3 से लेकर ln √3। ये कुछ ऐसा समझ लो कि लॉग का जो ग्राफ है हमारा, हमारे पास जो लॉग का ग्राफ होता है वो ऐसा होता है, ये ग्राफ है, हाँ सर। तो अगर आप यहां देखें, यहां आ गया 1/√3 और यहां आ गया कहीं पर √3, तो 1/√3 पर जो वैल्यू आई है, 1/√3 पर जो वैल्यू आ रही है, 1/√3 पर जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आएगी सर? ln ऑफ 1/√3। ये वैल्यू कितनी आ गई? ये वैल्यू आ गई ln ऑफ 1/√3, और 1/√3 और √3 पर कितनी आएगी? ln √3, और बीच की सारी वैल्यूज ये आ जाएगी। जब x 1/√3 से √3 होगा तो सीधा ln ऑफ 1/√3 से √3, क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग हो सीधा लगा दो, है ना। हमने बताया था क्लास में भी कि ln x लिखा है, ln x इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, तो अगर x √3 से 1/√3 से √3 और इंक्रीजिंग है तो सीधा आंसर हो जाएगा, इसका रेंज हो जाएगा ln ऑफ 1/√3 से ln ऑफ √3। इसी तरह से tan इनवर्स भी कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो यह भी tan इनवर्स ऑफ 1/√3 से tan इनवर्स √3 हो गया। अब सवाल उठता है कि सर क्या हम इन दोनों की रेंजेस को जोड़ दें? हाँ, अब यह सवाल उठता है, क्या हम इन दोनों की रेंजेस को जोड़ दें? बिल्कुल जोड़ सकते हैं, क्योंकि यह दोनों मिनिमम वैल्यू एक साथ अटेन कर रहे हैं। कहां पर? x बराबर 1/√3 पर, 1/√3 पर यह भी मिनिमम बन रहा है, यह भी मिनिमम बन रहा है। तो उस पूरे फंक्शन का मिनिमम कब आएगा सर? जब यह भी मिनिमम और यह भी मिनिमम, और दोनों मिनिमम कहां बन रहे हैं? x बराबर 1/√3 पर। यानी अगर मैं इस पूरे फंक्शन की रेंज की बात करूं, इस पूरे फंक्शन की, तो कहने का मतलब हम गोला मेथड में कब रेंज जोड़ सकते हैं? जब दोनों एक साथ मैक्सिमम बन रहे हैं और दोनों एक साथ मिनिमम बन रहे हैं और बीच की सारी वैल्यूज दोनों फंक्शन अटेन कर रहे हों,
तो दोनों एक साथ का मतलब है एक ही एक्स पर यह मिनिमम बन रहा है और उसी एक्स पर यह भी मिनिमम बन रहा है, यानी दोनों इंक्रीजिंग नेचर के हों, है ना, ये यानी कहने का मतलब है दोनों की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू एक एक्स पर आनी चाहिए। एक्स वो सेम होना चाहिए जहां पर दोनों मिनिमम अटेन कर रहे हैं, तब आपके पास इसकी रेंज सीधा सीधा ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आपको समझ में आता है इस पूरे की मिनिमम कब होगी, जब ये भी मिनिमम और ये भी मिनिमम, ये मिनिमम इतना और ये मिनिमम इतना, लेकिन ये दोनों काम एक ही एक्स पर हो रहे हैं 1/√3 पर, और इस पूरे फंक्शन की मैक्सिमम सर इसका मैक्सिमम प्लस इसका मैक्सिमम, यानी कि tan इनवर्स ऑफ √3 ln ऑफ √3, और ये दोनों एक साथ ऐसा बन रहे हैं कहां पर, x इक्वल टू √3 पर, यानी कि हम कह सकते हैं जो मिनिमम वैल्यू आएगी फंक्शन की वो आ गई tan इनवर्स 1/√3 प्लस ln ऑफ 1/√3, और जो मैक्सिमम वैल्यू आ गई वो आ गई tan इनवर्स √3 और प्लस ln ऑफ √3, ये आ गई मैक्सिमम वैल्यू। तो अगर मुझे इन दोनों का सम करना है, मेरे ख्याल से सम ही पूछा था वहां पर, सम ही पूछा था, सम पूछा है, सम पूछा है, सम और डिफरेंस भी पूछा है, तो m प्लस m अगर हम करें स्मॉल m प्लस कैपिटल M, तो आपको ये तो समझ में आता है ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, हाँ, क्योंकि log a प्लस log b, सर पहले वाला तो है π/6, दूसरा है π/3, और यह बन जाएगा प्लस ln ऑफ √3 और इंटू 1/√3, सर ln 1 0 हो गया सर, ln 1 यानी 0, यानी कितना आ गया π/2 आ गया, तो स्मॉल m प्लस कैपिटल M की वैल्यू आ गई π/2, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल m प्लस कैपिटल M, तो स्मॉल m प्लस कैपिटल M की वैल्यू आ गई π/2। अब कैपिटल M माइनस स्मॉल m और चाहिए, तो कैपिटल M, है ना, और ये भी समझ गए अगर आप इन दोनों को ऐड करते तो log a प्लस log b log a b, या फिर आप ये भी सोच सकते थे कि इसकी वैल्यू क्या हो जाती, सर इसकी वैल्यू हो जाती ln √3 की पावर -1, तो माइनस ln √3, तो ये कट भी सकते थे सीधा सीधा जैसा मैंने काटा था पहले, ठीक है, और स्मॉल m कैपिटल M माइनस स्मॉल m करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स 3 1/√3, है ना, और यानी वही लिख लो यार कितना π/6 माइनस π/3, और फिर प्लस ln √3 माइनस ln 1/√3, हाँ सर माइनस किया तो ये हो गया प्लस ln ऑफ √3 इंटू √3, क्यों, माइनस में log a माइनस log b log a अपॉन b, तो डिवाइड हो जाएगा, जब डिवाइड हो जाएगा √3 को 1/√3 से डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई हो गया अल्टीमेटली, तो ये हो गया π/6, π/3 उल्टा लिख दिया मैंने, π/3 माइनस π/6 होगा, π/3 माइनस π/6, तो दैट इज π/6 प्लस ln 3, सो दैट वुड बी द आंसर। तो यहां इस सवाल में सबसे अच्छी बात समझने की यह है कि मेरे पास दो फंक्शंस हैं fx और gx, और दोनों एक साथ मिनिमम बन रहे हैं और दोनों एक साथ मैक्सिमम बन रहे हैं एक ही x पर, और दोनों की रेंज है, मान लो पहले वाले की रेंज है, मान लो पहले वाले की ये दो फंक्शन है fx और gx, है ना, ये मिनिमम बन रहा है स्मॉल m1 से कैपिटल M1, और यह मिनिमम बन रहा है स्मॉल m2 से कैपिटल M2, और दोनों सेम नेचर के, दोनों इंक्रीजिंग है या दोनों डिक्रीजिंग है, दोनों इंक्रीजिंग है या दोनों डिक्रीजिंग है, और दोनों की मिनिमम और मैक्सिमम सेम एक्स पर आती है, यानी कहने का मतलब है f ऑफ अल्फा बराबर m1, f ऑफ g ऑफ बीटा g ऑफ अल्फा बराबर m2, इसी तरीके से g ऑफ बीटा f ऑफ बीटा बराबर m1 और कंटिन्यूअस दोनों फंक्शंस, और g ऑफ बीटा बराबर m2, ये कैपिटल M1 है ना, हाँ सर, दोनों मैक्सिमम एक ही x पर बन रहे हैं, एक ही x पर बन रहे हैं, दोनों कैसे हैं, या तो दोनों के दोनों इंक्रीजिंग हैं या फिर दोनों के दोनों डिक्रीजिंग हैं, है ना, और दोनों के दोनों इंक्रीजिंग है या फिर दोनों के दोनों डिक्रीजिंग हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे, ये दोनों कैसे हैं इंक्रीजिंग या फिर दोनों कैसे हो डिक्रीजिंग, तो हम इस पूरे की रेंज, और x कहां से कहां तक है, मान लो अल्फा से बीटा है, तो इस पूरे की रेंज हो जाएगी स्मॉल m1 प्लस स्मॉल m2, m1 प्लस कैपिटल m1 प्लस कैपिटल m2 हो जाएगी, दोनों की रेंज जुड़ जाएगी, और उसका ऑब्वियस सी बात है, सिंपल सा रीजन है, क्योंकि पूरे की मिनिमम होगी इसकी मिनिमम प्लस इसकी मिनिमम, और दोनों की मिनिमम एक ही एक्स पर आ रही है,
तो हाँ जोड़ दो, और इस पूरे की मैक्सिमम क्या होगी, इस पूरे की मैक्सिमम होगी इसकी मैक्सिमम प्लस इसकी मैक्सिमम, तो पूरे की मैक्सिमम होगी m1 प्लस m2, और वो दोनों एक साथ हो रहे हैं बीटा पर। तो ये दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस है, इंक्रीजिंग है, कंटिन्यूअस भी दिखे ना, कंटिन्यूअस भी हो, तब आप ऐसा कर सकते हो। यानी अगर ऐसा है तो फिर इस पूरे की जो रेंज आएगी, इस पूरे की जो रेंज आएगी वो क्या आ जाएगी सर, रेंज आ जाएगी, रेंज क्या आ जाएगी, स्मॉल m1 प्लस m2 से लेकर कैपिटल M1 प्लस कैपिटल M2, ये रेंज आ जाएगी। दैट विल बी द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। अगर दोनों इंक्रीजिंग हो या दोनों डिक्रीजिंग हो और दोनों कंटिन्यूअस हो और दोनों मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू एक ही एक्स पर ले रहे हो, तो अल्फा से बीटा में ये हो जाएगी इसकी रेंज। तो ये चीज याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, कई जगह यूज होगा। कई बच्चों ने इसको थीटा रखकर टैन इनवर्स में ही चेंज कर लिया होगा बिना ट्रायंगल बना के, वो भी सही है, दैट मेथड इज ऑल्सो फाइन, वो भी सही है, वो भी कर सकते हैं आप, ठीक है। फिर और एक सेकंड वाला देख लो, कॉस इनवर्स ऑफ कोसेक इनवर्स ऑफ रूट 5, कोसेक इनवर्स ऑफ रूट 5 टर्म 1, कोसेक इनवर्स ऑफ रूट 5, इसको अगर मैं टैन इनवर्स में कन्वर्ट करूं तो ये हो जाएगा टैन इनवर्स ऑफ हाफ, फिर अगले वाला हो जाएगा टैन इनवर्स ऑफ 1/8, हाँ सर टैन इनवर्स ऑफ 1/8, उससे अगला वाला हो जाएगा टैन इनवर्स ऑफ 1/18, 1/18 एंड प्लस सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। आप समझ ही रहे हैं, कोसेक इनवर्स रूट 5 है, हाँ सर, तो हाइपोटेन्यूज कितनी हो गई सर, कोसेक, ये मैंने कैसे लिखा वो मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, आपको पता है वैसे तो, कोसेक इनवर्स रूट 5 लिखा है तो ये 1, तो सर ये हो गया हाइपोटेन्यूज, ये हो गया परपेंडिकुलर, तो ये रूट 5, ये है 1, तो ये कितना हो गया सर, ये हो गया 2, और तो कोसेक इनवर्स ऑफ रूट 5 बराबर हो जाएगा टैन इनवर्स 1/2, अगर हमने इसको थीटा माना तो, हाँ सर ये टैन इनवर्स 1/2, इसी तरह से टैन इनवर्स ऑफ 1/8 1/18, और ये हमने क्लास में देखा है, इसका जो जनरल टर्म आ जाता है TR, वो आ जाता है टैन इनवर्स ऑफ 1/2R², ये हमने क्लास में किया है, 1/2R², ये आ जाता है जनरल टर्म, क्यों, 2 × 1 का स्क्वायर, 2 × 2 का स्क्वायर, 2 × 3 का स्क्वायर, हाँ सर, और फिर इसे क्या किया था हमने, टैन इनवर्स ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था, तो ऊपर 2 आ गया था, नीचे आ गया था 4R², फिर इसमें -1 + 1, पहले तो हमने ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया, हाँ सर यही किया था हमने, फिर इसमें ऊपर नीचे हमने 1 ऐड, और नहीं नीचे में हमने क्या किया, 1 + 4R² - 1, याद आ गया, याद आया, अभी भी नहीं आया, लो अब देखो, अब याद आया, 1 + 2R - 1 2R + 1, और ऊपर हमने लिख दिया इन दोनों का डिफरेंस, 2R + 1 - 2R - 1, ये आ गया, ठीक है सर, ये आ गया। अब ये लिखा जा सकता है टैन इनवर्स 2R + 1 माइनस टैन इनवर्स 2R - 1, और फिर 1 2 3 पुट करेंगे, आ जाएगा आंसर, इंफिनिटी तक चलेंगे। तो आई थिंक दिस इज ऑल्सो क्लियर, हाँ सर यह क्लियर है। फिर जो पहला सवाल है, इस सवाल को अगर डिस्कस करना हो तो टैन इनवर्स ऑफ D अपॉन 1 + A1 A2, तो D को क्या लिख लेंगे, टैन इनवर्स ऑफ A1, और टैन इनवर्स ऑफ, मतलब जो पहला वाला, ये फर्स्ट प्रॉब्लम मेरे ख्याल से ये भी कुछ खास मुश्किल तो है नहीं। अगर आप फर्स्ट प्रॉब्लम को देखें तो पहली टर्म लिखिए टैन इनवर्स ऑफ D अपॉन 1 + A1 A2, तो ये हो गया टैन इनवर्स, D की जगह पर लिख सकते हैं A2 - A1 अपॉन 1 + A1 A2, क्योंकि ये AP में है, AP में प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर A1 A2 A3 ये सब AP में है तो आपको पता है कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा कॉमन डिफरेंस के बराबर होता है, अगली माइनस पिछली बराबर D। तो आप ऐसे लिख देंगे, ये क्या बन गया सर, ये बन गया टैन इनवर्स ऑफ A1 माइनस टैन इनवर्स ऑफ A2, ये बन गया टर्म 1। फिर जो टर्म 2 है टैन इनवर्स ऑफ D अपॉन 1 + A2 A3, तो आप इसे लिख दोगे टैन इनवर्स, ऊपर लिख दोगे A3 - A2 अपॉन A2 - A1 लिखना था भाई यहां पर, है ना, A2 - A1, A2 - A1, टैन इनवर्स A2 माइनस टैन इनवर्स A1, हाँ सर अब सही है। और यहां A3 - A2 अपन 1 + A2 A3, तो ये बन गया टैन इनवर्स A3
माइनस tan इनवर्स A1। हाँ सर, tan इनवर्स A2, बिल्कुल सर। तो टर्म 1 अब लिख लो आप। अब आप इसका पैटर्न तो समझ ही गए, A2 माइनस tan इनवर्स A1, फिर T2 हो गया tan इनवर्स A3 माइनस tan इनवर्स A2, एंड टर्म 3 हो जाएगा tan इनवर्स A4 माइनस tan इनवर्स A3। और इसी तरह से चलते चलते हमें कहां तक जाना है भाई, जरा वो भी देख लो। सर हमें जाना है an माइनस 1, तो ऊपर आएगा an माइनस an-1। तो लास्ट वाली जो टर्म होगी वो होगी tan इनवर्स an माइनस tan इनवर्स an माइनस 1। और गौर से देखना, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो n माइनस 1 है, n टर्म्स नहीं है। तो हमने अंदर वाली को ध्यान से देखना, ये n माइनस 1 टर्म्स है, n टर्म्स नहीं है, क्योंकि गिनती गई 1 2 से लेकर n माइनस 1 तक। तो इसलिए नंबर ऑफ टर्म्स इज n माइनस 1। तो फिर आप इन्हें ऐड करोगे, जब आप ऐड करोगे तो आपको दिख गया ये टेलीस्कोपिंग सीरीज बन गई। हाँ सर, ये टेलीस्कोपिंग सीरीज बन गई। तो आपके पास s जो आ गया वो आ गया tan इनवर्स an माइनस tan इनवर्स A1। और यहां पर A1 A2 AP विद कॉमन डिफरेंस D। अब क्या करोगे, अब tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y लगा दो, और फिर बाहर tan लिखा है, हो जाएगा आराम से, कुछ खास मुश्किल आएगा नहीं। कितना आ जाएगा tan इनवर्स an? सर ये आ गया tan इनवर्स ऑफ an, tan इनवर्स ऑफ an माइनस tan इनवर्स ऑफ A1। दिस विल बी नथिंग बट tan इनवर्स ऑफ an माइनस A। वैसे ही बाहर तो tan लिखा हुआ है ना, बाहर क्या लिखा हुआ है, tan। ये आ गया। फिलहाल आप में से कई लोग सोच रहे हैं सर नेगेटिव पॉजिटिव दे नहीं रखा। हाँ कोई बात नहीं, इसको अल्फा मान लो, इसको बीटा मान लो। तो क्या बन गया, tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा, क्योंकि सवाल में लिख रखा था tan s, ये s था पूरा सम, इसका सम कितना है s, और सवाल में क्या लिख रखा है, tan के अंदर ये पूरी सीरीज है। तो tan s tan अल्फा माइनस बीटा, तो tan अल्फा माइनस tan बीटा, बस खत्म हो गया यार। tan अल्फा tan बीटा, tan अल्फा कितना होगा, सर tan अल्फा होगा an माइनस A1 अपॉन 1 प्लस an A1। तो दैट इज इट, ये आ गया भाई आंसर, ठीक है ना। an माइनस A1 अपॉन 1 प्लस, और फिर आप चाहो तो an को लिख सकते हो A1 प्लस n माइनस 1D, और माइनस A1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस an इंटू A1। So this cancels out. तो n माइनस 1d अपॉन 1 प्लस n माइनस 1d अपॉन 1 प्लस A1 an। तो 1 का आंसर आ गया सेकंड, 1 का आंसर आ गया सेकंड। टैली भी कर लो भाई यहां पर। हाँ सर 1 का आंसर सेकंड हो गया, ठीक है। बाकी एंगल्स तो आपको मालूम ही, आराम से हो जाएंगे। तो दैट इज ऑल, दैट इज ऑल फॉर टुडे, दैट इज ऑल फॉर टुडे। यहां पर इसकी वैल्यू आपको पता है, इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है। गामा में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, कॉस गामा 1/3, कॉस गामा 1/3 कहां आएगा, इसका थोड़ा आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा। ये अंदाजा आप खुद लगाने की कोशिश करना। 1/3 जो है वो 1/2 से छोटा है, यानी कि ये एंगल 60 डिग्री से तो छोटा होगा। और √3/2 उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0.8। √3/2 30 डिग्री पर 0.8, यानी ये एंगल और भी छोटा है, यानी 45 से ये एंगल जो होगा 1/3। कॉस का ग्राफ बना लो, कॉस गामा बराबर 1/3 कहां आता है, जरा सोच लो। सर कॉस की वैल्यू 0 पर आती है 1, और π/2 पर आती है 0। फिर ये वैल्यू π/6 पर ये आ जाता है कितना, √3/2। π/6 पर √3/2, π/4 पर 1/√2, π/4 पर 1/√2, π/4 पर 1/√2, वो तो इससे बड़ा होगा। और गामा 1/√2। तो यार थोड़ा सोचना पड़ेगा तुमको, ये 1/√2। फिर π/3 पर ये आता है हाफ, π/3 पर आता है हाफ। तो हाफ हो गया 0.5, और ये हो गया 0.33, ये और भी नीचे आएगा, ये और भी नीचे आएगा, यानी ये एंगल 60 से भी बड़ा होगा। 1/3, ये एंगल 60 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा। 60 से बड़ा, 90 से छोटा, फिर देखना कंपेयर करना कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो कॉस इनवर्स 1/3 कुछ इस तरह से आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो बस इतना ही रखेंगे आज के लिए। ये वाला सवाल जरूर करके देखना,
और मुझे उम्मीद है आपको इसका सॉल्यूशन भी समझ में आ गया होगा कि ये 60 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा। 60 और 90 के बीच का कोई एंगल होगा। कुछ लोगों को cos 75 की वैल्यू भी याद होगी, √6 + √2/4, उससे भी कंपेयर करके देख सकते हैं और नजदीक जा सकते हैं कि इसकी रेंज क्या होगी। ठीक है भाई, तो बस आज के लिए इतना ही रखेंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।